नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। आज देश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना काल में इस बजट से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट पर दारोमदार है देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने का। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण और फिर आर्थिक सर्वे से देश की दशा और दिशा का पता लगेगा। आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है वो आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आज सुबह 10 बजे से अगर बात की जाए तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। तो सुबह 10:55 पर राष्ट्रपति संसद पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। इस अभिभाषण से सरकार के एजेंडे का पता लगेगा। सुबह 11:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पहले लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसमें देश की आर्थिक सेहत का राज खुलेगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद लोकसभा आज के लिए स्थगित हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे की बात करते हैं। दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यसभा में भी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो जाएगी। शाम 3:45 पर मुख्य आर्थिक सलाहकार मीडिया के सामने आएंगे। और अब आपको बता देते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, इसमें क्या। अब आपके सामने आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जो जानकारियां हैं वो आपसे साझा करेंगे। आर्थिक सर्वे पिछले 1 साल में देश के प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वे में देश की जीडीपी का अनुमान भी लगाया जाता है और आर्थिक सर्वे में पिछले 1 साल के दौरान विकास की रफ्तार कैसी रही, किस तरीके की प्रगति हुई, उसकी समीक्षा भी होती है। आर्थिक सर्वे भविष्य के लिए सुझाव भी देता है कि अर्थव्यवस्था में सेहत सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। बजट से पहले संसद के दोनों सदनों में यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में यह आर्थिक सर्वेक्षण बनाया जाता है। तो पूरा शेड्यूल आपने जाना, साथ ही जाना कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। इसके जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो कल सरकार बजट पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष के लिए यह मौका होगा सरकार को घेरने का। विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ये अच्छा ही बजट लाएंगे, युवाओं को और सभी को ध्यान में रखते हुए, घरेलू बजट को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट आएगा। सरकार को जो है युवाओं पर इस बजट में ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट की जो अपने डिडक्शन की 80C की लिमिट है वो उसे बढ़ाना चाहिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इज नाउ हायर देन बॉयज। आम लोगों से लेकर खास तक, उपभोक्ता से लेकर व्यापार संघों तक हर किसी की नजर है बजट पर। आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में, यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका सरकार को घेरने का है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा, भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के मुद्दे उठाने का फैसला किया है। आज दोपहर ही कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर बिगुल फूंकने जा रही है। वहीं बजट सत्र से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर से पेगासस के मुद्दे की एंट्री भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हर एक के मोबाइल में घुस जाएगी। व्हाट्सएप के माध्यम से तो पहले ही घुसे हुए थे मोबाइल में। अब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 2 व्यक्ति प्राइवेट बातें क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आखिरकार फुर्सत कितनी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है और इसमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस ने आईटी मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, जिस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज किया है। पेगासस की पिटी पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगे का प्रयास, फूकी बंदूक, छुटे कारतूस से मिस फायर हैट्रिक, पराक्रम के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा इस सत्र में एयर इंडिया की बिक्री, किसानों से जुड़े मुद्दे भी खूब गूंज सकते हैं। किसान तो आज फिर 500 जिलों में प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। जो भी दिल्ली में वादा किया भारत सरकार ने, उस वादे को पूरा करें। ज्ञापन दिए जाएंगे हर डीएम, डीसी, एसडीएम के यहाँ पे, जहाँ चुनाव है वहाँ पे भी, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पे भी। ये है कि सरकार बैठ के बातचीत करे इन मुद्दों पे। ये हमारा
मुद्दा रहेगा। फिलहाल 5 राज्यों में चुनावी घमासान है और इसलिए बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ज्यादा तनातनी नजर आ सकती है। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। लोकसभा की बैठक कल यानी 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। 1 फरवरी को ही देश का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से 9 बजे होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 दिन रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए आर्थिक सेहत के साथ साथ राजनीतिक दांवपेच के लिए भी इस चर्चा पर देश की निगाहें लगी रहेंगी। वहीं चुनाव के नतीजे 10 मार्च तक आ जाएंगे, इसलिए विपक्षी पार्टियां पहले चरण में जोर लगाती नजर आ सकती हैं। इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही देखने को मिल सकती है। तो देखिए, बजट से आपका, हमारा, हम सबका ही सरोकार है, इसलिए हर अपडेट, हर खबर बजट से जुड़ी हुई आप देख पाएंगे एबीपी न्यूज पर। और अब नमस्ते भारत में खबरें विस्तार से। यूपी चुनाव में बयानों की गर्मी बढ़ती जा रही है। तमंचावादी पर सीएम योगी और अखिलेश यादव पहले ही आमने सामने हैं और अब एक बार फिर दागियों और अपराधियों के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। दागी, अपराधी, परिवारवादी, दंगावादी, तमंचावादी, ये सारे शब्द यूपी चुनाव प्रचार में रोज इस्तेमाल हो रहे हैं। अब पिछले 2 दिनों से गर्मी शब्द से माहौल गर्म हो रहा है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बुलंदशहर की सभा में सीएम योगी ने एक बार फिर गर्मी शांत करने वाला बयान दिया। इससे पहले ट्विटर पर भी योगी आदित्यनाथ ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। लिखा था, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। बुलंदशहर में अखिलेश को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी। उनकी संवेदना तो तब जगती है जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है। तमंचावादी वाले हमले का जवाब अखिलेश यादव दे चुके हैं जब वो हापुड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम इनके उनसे ज्यादा उन पर आपराधिक मुकदमे थे। जिन पर ऐसे मुकदमे होंगे वो तमंचेबाज होंगे कि जिन पर एक भी मुकदमा नहीं होगा वो तमंचेबाज होंगे। लेकिन बीजेपी अखिलेश को घेरने के लिए तमंचावादी शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रही है ताकि चुनाव प्रचार में समाजवादियों को गुंडों और दागियों की पार्टी साबित किया जाए। अखिलेश को घेरने के लिए यूपी में बीजेपी की पूरी फौज उतरी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के नेता प्रचार के मैदान में हैं। अब तो अखिलेश के परिवार वालों को भी बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ उतार दिया है। 2022 का चुनाव हमें जीतना है और 2022 में फिर से कमल खिलने जा रहा है। मुझे बस इतनी बात पता है कि यूपी में काशी है, मथुरा है और जहाँ काशी के बाबा हैं और हमारे महाराज जी हैं, वहाँ पे और कुछ नहीं, काबा तो हो ही नहीं सकता। तमंचावादी से लेकर दागी उम्मीदवारों तक के आरोप पर एबीपी न्यूज ने अखिलेश यादव से सीधी बातचीत की। उनका जवाब सुनिए। ये तुकबंदी से सरकार नहीं बनेगी। ये जो कहीं न कहीं से तुकबंदी की जा रही है, तुकबंदी नहीं, यहाँ चाहिए असली काम। और जनता चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि क्या है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि तमंचा नहीं हो सकती। जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो अब इन्हें केवल एक और लाना, सेंचुरी लग जाएगी इनकी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे सवाल करती है, कम से कम अपने को आईने में तो देखें कि आखिरकार वो कैसी सूची बना रहे हैं।
और अब बात मैनपुरी की, जहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को होना है मतदान और इसी तारीख को करहल में भी चुनाव है, जहां से अखिलेश यादव आज नामांकन भरने जा रहे हैं। लेकिन नामांकन के लिए आखिरी मोहलत बस मंगलवार यानी कि कल तक की है। लेकिन अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार ने नाम का पता अब तक नहीं चला है। मैनपुरी जिले की करहल सीट राजनीति की शुरुआत और उससे भी पहले ये इलाका मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि थी। नेताजी का गृह जिला इटावा भी इसके करीब ही है। अखिलेश की सरकार में बनाई गई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी इस करहल इलाके के बीच से गुजरती है, यानी यहाँ नेताजी का नाम भी है और अखिलेश की भी अपनी पहचान है। उसी करहल सीट से आज अखिलेश यादव अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। करहल पहुंचने के लिए अखिलेश कल ही अपने घर सैफई पहुंच चुके हैं, जहां से वो करहल के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे सैफई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए निकलेंगे। दोपहर 1 बजे मैनपुरी में नामांकन भरेंगे। मैनपुरी के करहल से ही नेताजी ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और जिस जैन इंटर कॉलेज से वो पढ़े लिखे, बाद में वहीं शिक्षक बन गए। यहीं से नेतागिरी की दुनिया में कदम रखा और अब अखिलेश यहीं से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास की क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के, कि हाँ अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो। भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। इटावा से मैनपुरी तक समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। इलाके में मुलायम सिंह के परिवार की गहरी पैठ दिखती है और बीजेपी का कोई नामलेवा नजर नहीं आता। एक नजर डालिए करहल के जातीय गणित पर और समझिए कि क्यों यहाँ अखिलेश के परिवार की जय जयकार है। यादव 1,44,000, शाक्य 35,000, क्षत्रिय 25,000, लोधी 11,000, मुस्लिम 14,000, ब्राह्मण 14,000, जाटव 34,000। बीजेपी शुरू से ही अखिलेश पर खुद के लिए सुरक्षित सीट चुनने का आरोप लगा रही है। तो क्या इसलिए बीजेपी अखिलेश को चुनौती देने से कतरा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि करहल में नामांकन दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का ही वक्त बचा है, पर अब तक बीजेपी ने इस इलाके से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इतनी बड़ी शख्सियत चुनाव लड़ रही है कि ढूंढना पड़ रहा है कौन आदमी टिक सकेगा वहाँ। अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव तो बड़ा दावा कर रहे हैं। स्टार दिया था, लिस्ट निकल गई थी, वो विड्रॉ कर लिया उसको। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 1,60,000 वोट से जीते। अब इंतजार कीजिए, आज के बाद बस एक दिन और। अगर बीजेपी ने करहल से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया तो समझिए कि बीजेपी ने अखिलेश को वॉकओवर दे दिया। देखिए, गहमा-गहमी तेज है। सबसे बड़े चुनावी राज्य यूपी में पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? इस पर सर्वे किया सी वोटर ने। क्या निकले नतीजे, आप भी देखिए। सबसे पहले पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपको ये बता देते हैं कि आखिर जनता इसे लेकर क्या सोच रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर पश्चिमी यूपी में क्या चल रहा है जनता के मन में, उनके लिए मुद्दे क्या अहम है। तो यहाँ देखिए, कैराना, किसान और पता नहीं, कैराना कहने वाले लोग 21% हैं जिनको लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिमी यूपी में। लेकिन किसान, जो कि एक मुद्दा बहुत बड़ा काफी समय से चलता आ रहा है पश्चिमी यूपी में, 48% जनता मानती है कि 48% लोगों को लगता है कि किसान सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी यूपी में रहने जा रहा है। हालांकि 31% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर क्या मुद्दा इस बार चुनावों में पश्चिमी यूपी में है। लेकिन 21% के साथ कैराना और 48% किसान, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 48% यानी सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो किसानों को एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि किसान इन चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आज से प्रधानमंत्री मोदी उतर रही हैं। रैली बंदी के दौर में आज पीएम मोदी की वर्चुअल महारैली होने जा रही है और इस रैली के लिए दिल्ली से लखनऊ तक हलचल है। करीब 30 लाख लोगों के जुड़ने का दावा है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता के लिए हो रहे इस मेगा इवेंट की तैयारी कितनी बड़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
डोर टू डोर कैंपेन, गलियों में, सड़कों पर छोटी छोटी सभाओं के बाद अब सबसे बड़ी वर्चुअल रैली की बारी है। बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों के बाद अब पश्चिमी यूपी के प्रचार के मैदान में सबसे बड़े नेता के उतरने की बारी है। नेता सबसे बड़ा है तो रैली का इंतजाम कितना बड़ा है, ये भी जानिए। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं में पीएम की मेगा वर्चुअल रैली का कार्यक्रम होगा। ये 5 जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। इन 5 जिलों की 98 मंडल में रैली के लाइव प्रसारण का इंतजाम है। हर एक मंडल में 500 लोगों के बैठने का इंतजाम है, यानी करीब 50,000 लोग रैली को सुनेंगे। इसके अलावा 30 लाख स्मार्टफोन वाले कार्यकर्ताओं को पीएम की रैली का लिंक भेजा गया है, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED वैन के जरिए भी रैली का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस मेगा आयोजन का पूरा संचालन लखनऊ से होगा। इस हाईटेक इवेंट को कामयाब बनाने के लिए लखनऊ के पार्टी ऑफिस में एक वर्चुअल सेट वाला स्टूडियो भी तैयार किया गया है, जो 3D तकनीक से भी लैस है, जिसके सहारे अलग अलग जगह बैठे नेता भी रैली में एक ही वर्चुअल मंच पर बैठे नजर आएंगे। अंदर लेकर चलते हैं। ये पूरा वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है और हर एक जगह यानी 21 जो विधानसभाएं हैं वहाँ 98 जगह पर जो कार्यक्रम होगा 500 लोग हर एक जगह पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि 500 लोगों की परमिशन मिली हुई है चुनाव आयोग से। और ये पूरा आप देखिए वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है, यानी ये पूरा वर्चुअल सेट यहाँ पर तैयार किया है। ये आप अगर देखिए तो क्रोमा सेट है, यानी कहीं पर भी यहाँ कोई ग्राफिक्स डाल दें और कहीं पर भी इसे दिखाया जा सकता है। इस तरफ आप देखिए यहाँ पर भाजपा यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। पीएम दिल्ली से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे तो दोपहर 1:30 बजे आगरा से सीएम योगी भी जुड़ेंगे, तो लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कल एक बहुत बड़ा वर्चुअल कार्यक्रम भी, एक प्रकार की वर्चुअल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। जो भी बड़े कार्यक्रम संभव होंगे निश्चित तौर पर हम निवेदन करके, हमारे राष्ट्रीय नेता वह पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता हैं, निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि उनको जितना संभव हो सके वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को चुनाव है। पीएम की इस वर्चुअल रैली के जरिए 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस है। कोरोना काल में वर्चुअल रैली की मजबूरी के बीच लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया टीम और IT टीम को भी और मजबूत किया है। अंतिम चरण के चुनाव तक ऐसी 100 से ज्यादा रैलियों की योजना बनाई गई है। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने का हर तरीका आजमाते हैं। कांग्रेस के निशाने पर इस बार महिला वोटर्स हैं। महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पोस्ट कार्ड का कार्ड खेलने वाली है। पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा, फिर 40% महिलाओं को टिकट का वादा और अब प्रियंका गांधी की लेटर पॉलिटिक्स। यूपी की महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डिजिटल युग में पोस्ट कार्ड का दांव चल रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को पत्र भेजने वाली हैं। ये सभी पोस्ट कार्ड प्रियंका गांधी की तरफ से भेजे जाएंगे। इस पत्र में प्रियंका महिलाओं को अपने वादे बताएंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यूपी की राजनीति में पोस्ट कार्ड का कार्ड खेल दिया है। प्रियंका जानती है कि महिला मतदाता साइलेंट वोटर है जो किसी का खेल बना सकती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल वोटरों की संख्या 14 करोड़ 61 लाख है। इसमें 7 करोड़ 90 लाख पुरुष वोटर हैं और महिला वोटरों की संख्या 6 करोड़ 70 लाख है। बिहार और बंगाल के विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने सीधा असर डालकर निर्णायक भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि यूपी में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी प्रदेश की आधी आबादी को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।
इसी मुहिम के तहत पार्टी ने पिछले दिनों लखनऊ और झांसी में मैराथन भी आयोजित की थी। हालांकि बाद में इसे कोरोना के कारण रद्द करना पड़ा। अगर प्रियंका महिला वोटरों को साध पाई तो यूपी के चुनाव में वो हो सकता है जो किसी ने उम्मीद न की हो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर शहर के बाबूपुरवा बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए कई लोगों को कुचल दिया। कई लोग घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस हालांकि कार्रवाई कर रही है, पूरे मामले की जांच हो रही है। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख व्यक्त किया है। लेकिन ये दुख की बात है कि बाबूपुरवा बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। ये ट्वीट किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। अभी भी कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, लिखा है कि इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। एसपी सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया समेत कई और लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ही बेरिया को बीजेपी में लेकर आ रहे हैं। कानपुर के ग्रामीण इलाकों और कानपुर देहात में बेरिया की अच्छी बैठ है और इसीलिए बेरिया की एंट्री को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और अब आगे आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर जितनी सरकारें आई उन्होंने किस तरह बड़े बड़े वादे किए। केजरीवाल सरकार भी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से पहले और बाद में कई दावे कर चुकी है, मगर यमुना की हालत जस की तस बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट यमुना की सेहत पर। यमुना को साफ करेंगे और आपको सबको डुबकी लगवाऊंगा मैं। यमुना को साफ करने का बीड़ा हम सब लोगों ने उठाया है। ये झाग हवाई वादों के हैं। ये झाग दिल्ली की यमुना पर तैर रहे हैं। यमुना के पानी पर जमी सफेद चादर ऐसी लगती है जैसे बर्फ जमी हो, लेकिन ये बर्फ की चादर नहीं बल्कि सफेद झाग है जो फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से बनता है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न जाने कितनी बार यमुना की सफाई के वादे कर चुके हैं, लेकिन ढाक के 3 पार यमुना का पानी जहरीला और गंदा। यमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है कि इस्तेमाल करना तो दूर, पास खड़े रहना भी मुश्किल है। जहां तक नजर डाले जहरीला काला पानी ही नजर आता है। ये वही यमुना है जो पूरे दिल्ली की प्यास बुझाती है। यमुना का ये हाल नालों, सीवर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी के कारण है, क्योंकि इनका पानी सीधे यमुना में मिलता है। लॉकडाउन के दौरान यमुना का पानी काफी साफ हो गया था, लेकिन एक बार फिर से फैक्ट्रियों और कारखानों के खुलने के बाद यमुना का हाल बेहाल है। हर साल लाखों रुपए यमुना के पानी को साफ करने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, नई नई परियोजनाएं बनाते हैं, पर यमुना के हालात आज भी प्रदूषित है। और अब बात बजट की। कल बजट आने वाला है। सुनिए दिल्ली की जनता वित्त मंत्री से आखिर क्या चाहती है। हमारी मांग यही है कि बच्चों के लिए कम से कम कार रोजगार तो चले। बच्चे सब घर बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जी बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है मेरे मंत्री जी से, जैसे कि तेल का रेट आसमान छू रहा है। अगर तेल के रेट कम होंगे तो दूध, चीनी, चाय पत्ती सब सस्ता होगा। और आम आदमी क्या चाहता है, एक चाय जो थोड़ी सी मीठी हो, मगर वो हमें नहीं मिल पाती है। महंगाई के ऊपर ये करना चाहती हूँ कि जो सारे बच्चे बेरोजगार हैं, किसी को रोजी रोटी नहीं है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, इसीलिए डाल रहा है कि क्योंकि सब चीज़ महंगी हो गई है। गैस महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। कहाँ से तेल देखो, आटा देखो, चावल देखो, क्या खाएगा गरीब आदमी। तो आज से देश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना काल में इस बजट से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट पर दारोमदार है देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने का। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण और फिर आर्थिक सर्वे से देश की दशा और दिशा का पता लगेगा। आज दिन भर का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। सुबह 10 बजे की अगर बात करें, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, सुबह 10:55 पर राष्ट्रपति संसद पहुंचेंगे।
सुबह 11 बजे का समय है राष्ट्रपति के अभिभाषण का। इस अभिभाषण से सरकार के एजेंडे में क्या है उसका पता चलेगा। उसके बाद सुबह 11:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और लोकसभा में पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और इस आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक सेहत का राज खुलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद लोकसभा आज के लिए स्थगित हो जाएगी। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी और राज्यसभा में भी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो जाएगी और फिर 3:45 पर मुख्य आर्थिक सलाहकार मीडिया के सामने आएंगे। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण का दिन है। आपको बताते हैं कि क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण। दरअसल आर्थिक सर्वे पिछले 1 साल में देश के आर्थिक प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वे में देश की जीडीपी का अनुमान भी लगाया जाता है कि विकास की रफ्तार कैसी रहने वाली है। आर्थिक सर्वे में पिछले 1 साल के दौरान विकास की समीक्षा की जाती है। आर्थिक सर्वे भविष्य के लिए सुझाव भी देता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाने चाहिए। बजट से पहले संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में यह आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। देखिए, आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो कल सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो वहीं विपक्ष के लिए यह मौका होगा सरकार को घेरने का। विपक्ष ने इसकी भी तैयारी कर ली है। क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये अच्छा ही बजट लाएंगे, युवाओं को और सभी को ध्यान में रखते हुए, घरेलू बजट को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट आएगा। सरकार को जो है युवाओं पर इस बजट में ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट की जो अपने डिडक्शन की 80C की लिमिट है वो उसे बढ़ाना चाहिए। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इज नाउ हायर देन बॉयज। आम लोगों से लेकर खास तक, उपभोक्ता से लेकर व्यापार संघों तक हर किसी की नजर है बजट पर। आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका सरकार को घेरने का है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा, भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के मुद्दे उठाने का फैसला किया है। आज दोपहर ही कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर बिगुल फूंकने जा रही है। वहीं बजट सत्र से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर से पेगासस के मुद्दे की एंट्री भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हर एक के मोबाइल में घुस जाएगी। व्हाट्सएप के माध्यम से तो पहले ही घुसे हुए थे मोबाइल में। अब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 2 व्यक्ति प्राइवेट बातें क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आखिरकार फुर्सत कितनी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है और इसमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस ने आईटी मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, जिस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज किया है। पेगासस की पिटी पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगे का प्रयास, फूकी बंदूक, छुटे कारतूस से मिस फायर हैट्रिक, पराक्रम के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा इस सत्र में एयर इंडिया की बिक्री, किसानों से जुड़े मुद्दे भी खूब गूंज सकते हैं। किसान तो आज फिर 500 जिलों में प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। जो भी दिल्ली में वादा किया भारत सरकार ने, उस वादे को पूरा करें। ज्ञापन दिए जाएंगे हर डीएम, डीसी, एसडीएम के यहाँ पे, चाहे जहाँ चुनाव है वहाँ पे भी, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पे भी। ये है कि सरकार बैठ के बातचीत करे इन मुद्दों पे, ये हमारा मुद्दा रहेगा। फिलहाल 5 राज्यों में चुनावी घमासान है और इसलिए बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ज्यादा तनातनी नजर आ सकती है। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। लोकसभा की बैठक कल यानी 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। 1 फरवरी को ही देश का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से 9 बजे होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 दिन रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए आर्थिक सेहत के साथ साथ राजनीतिक दांवपेच के लिए भी इस चर्चा पर देश की निगाहें लगी रहेंगी।
वहीं चुनाव के नतीजे 10 मार्च तक आ जाएंगे, इसलिए विपक्षी पार्टियां पहले चरण में जोर लगाती नजर आ सकती हैं। इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही देखने को मिल सकती है। देखिए, बजट के साथ साथ चुनावी राज्य की गहमा गहमी पर भी एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। बात पंजाब की करें तो आज सियासत का सुपर सोमवार है। आज कई बड़े नेता नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री, 2 पूर्व सीएम, 1 पूर्व डिप्टी सीएम आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और साथ ही पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी लंबी से अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगे। तो ये बात हो गई 2 पूर्व सीएम की। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से नामांकन भरेंगे। और अगर हम बात करें सिटिंग सीएम की, मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की, तो वो बरनाला के भदौड़ से नामांकन दाखिल करेंगे। चन्नी चमकौर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, तो सियासत भी गर्मा गई है। वही हुआ जिसका अनुमान था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दौड़ पड़े हैं दूसरी सीट की तरफ। अब चन्नी चमकौर साहिब के अलावा बरनाला के भदौड़ से भी चुनाव लड़ेंगे। टिकट के ऐलान के बाद ही चन्नी ने भदौड़ की जनता से वीडियो कॉल किया। इस ऐलान से 2 बातें साफ हो गई हैं। पहली बात ये कि चन्नी पर कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके मायने ये भी हैं कि सीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा चन्नी ही होने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि मालवा इलाके में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। इस फैसले से चन्नी की अहमियत कांग्रेस में बढ़ जाएगी, क्योंकि चन्नी कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार हैं जो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। चमकौर और भदौड़ दोनों सुरक्षित सीट है। पंजाब की कुल 117 सीटों में से 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, मगर यहाँ की 50 सीटों पर सिख दलितों का प्रभाव है। विपक्ष का कहना है कि चन्नी ने डर कर 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। आज कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब सर्वे सच है। वहीं अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा कि चन्नी ने डर कर दूसरी सीट का रास्ता पकड़ा है। चन्नी अपने चमकौर साहब तो डर गया सी उत्थे, क्योंकि रेते ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਅੱਜ ਭਦੌੜ ਆਇਆ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਦੌੜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। एबीपी न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि चन्नी को कांग्रेस 2 सीटों से लड़ा सकती है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले बताया था कि चरणजीत सिंह चन्नी को दूसरे सीट से उतारने की रणनीति भी कांग्रेस में बन रही है। क्या आप किसी दूसरी सीट से भी लड़ने का मन बना? ये पिछली बार भी कांग्रेस ने अपने सीएम चेहरे को 2 बार लड़ाया था। और खबर पर मुहर लगी है। पंजाब में नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी है, जिसके बाद 20 तारीख को वोटिंग होनी है। एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप 10 मार्च को देख पाएंगे। तो पंजाब की पॉलिटिक्स के बाद अब बात उत्तराखंड के सियासी उतार चढ़ाव की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं, एक्टिव हो चुकी हैं। कुछ नेता लोगों को रिझाने के लिए खेलकूद का सहारा भी ले रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां अपने चुनावी गीतों के सहारे लोगों को रिझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। उत्तराखंड के चुनावी रंग पर देखिए एबीपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। चुनाव है तो नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। चुनावी रंग में पूरी तरह से रंग चुके उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी समझ के हिसाब से जनता को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। प्रचार के दौरान हरीश रावत एक कबड्डी मैच का उद्घाटन करने बिंदु खटा पहुंचे, जहां उन्होंने खुद भी कबड्डी में 2-2 हाथ लोगों के साथ झूमते गाते नजर आए थे। उनका ये रूप उत्तराखंड के लोगों को कितना भाता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। आगे बढ़ते बात किसानों की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा और इसके तहत देश भर के 500 जिलों में प्रदर्शन किसान करेंगे। तो भी दिल्ली में वादा किया, भारत सरकार ने उस वादे को पूरा करें।
संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहा है। किसानों का दावा है कि उन्होंने धोखा दिए जाने के खिलाफ ये कदम उठाया है। इसका फैसला 15 जनवरी को हुई बैठक में लिया गया था। किसानों का कहना है कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किया कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसमें मांग की गई थी कि आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, शहीद परिवारों को मुआवजा दिया जाए। एमएसपी के मुद्दे पर भी अब तक सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं बनाई गई। हाँ, 31 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे पूरे देश भर में। डीसी, डीएम, एसडीएम उनके वहाँ पे प्रोग्राम होंगे इसी 31 जनवरी को, और उस प्रोग्राम में हम अपनी बात को बताएंगे। बजट सत्र से पहले किसानों का एक बार फिर देश में प्रदर्शन करना चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस पर संसद में तो हंगामा होगा ही, चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। देखिए, एक मुहावरा है, कुल्हाड़ी पर पैर मारना। कुछ ऐसा ही नीतीश सरकार के साथ भी नजर आ रहा है। जब से नीतीश सरकार ने सरकारी शिक्षकों को शराब माफियाओं की जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से कोहराम मच गया है। पहले टीचर्स सड़क पर उतरे तो अब विपक्षी दल आरजेडी भी लड़ाई में कूद पड़ी है। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये हैं बिहार के शिक्षक, जो नीतीश सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। शिक्षकों के विरोध की आग में सियासी घी डालने का काम कर रही है आरजेडी। माननीय नीतीश जी, ऐसे हाथ कीजिए। ये है आरजेडी के नेता केदार प्रसाद यादव, जो नीतीश जी को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हवन करवा रहे हैं। अच्छा पुना तो गंगा विष्णु हरिदे पर छिटिए, सूर्य कोटि समप्रभा त्रिलोकम देवः सर्वकार्य सर्वदा सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। हवन के बहाने सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरों को भी हवन कुंड में जलाया जा रहा है। माननीय नीतीश जी, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षक को पढ़ाने में लगाए हुए हैं, दूसरे तरफ आप शिक्षक को कह रहे हैं कि दारू पकड़ो, तो भाई एक तरफ वो क्या करिएगा, शिक्षक को पिटवाने का व्यवस्था कर रहे हैं। जो काम प्रशासन का काम है, ये काम वो काम शिक्षक कहाँ से करेगा। हमने आपको शनिवार को अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे बिहार के शिक्षक इस तुगलकी फरमान के विरोध में आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार को ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव की ओर से एक पत्र जारी कर आदेश दिया था कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकारी शिक्षक अपने आसपास शराब पीने और बेचने वालों की सूचना सरकारी अधिकारियों को देंगे। इसके लिए फोन नंबर भी जारी किए गए, जिसमें 2 मोबाइल नंबर थे और 2 टोल नंबर भी। इन नंबरों पर जानकारी देने वाले शिक्षकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, ये भरोसा भी दिया गया। हालांकि नीतीश सरकार के मंत्री भी नए फरमान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी पर आए दिन जहरीली शराब से मौत हो रही है, जिसके चलते नीतीश सरकार की नीति और नियत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो सियासत जो न कराए सो कम है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में विवादित शायर मुनव्वर राणा ने भी बहती गंगा में एक बयान दाखिल किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी पर पलायन की धमकी दे डाली है और इसी पर व्यंग किया है कार्टूनिस्ट इरफान ने। शायर अक्सर अपने अशार में दुनिया जमाने की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और कभी कभी वो बातें उसके हालात पर एकदम फिट भी बैठती हैं। अब देखिए, कल शायर मुनव्वर राणा ने एक बहुत बड़ी बात कही, कहा कि योगी सरकार अगर दोबारा से सत्ता में आई तो मैं पलायन करूंगा। इस पर मुझे उनका एक बहुत अच्छा शेर याद आ गया कि जिंदगी तू कब तक दर दर भटकाएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घरबार होना चाहिए। अब इसमें मैंने एक करेक्शन किया जो उन पर ही फिट बैठता है कि जिंदगी की जगह किया सियासत, सियासत तू कब तक दर दर भटकाएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घरबार होना चाहिए। तो आज
हम भी शायर हो गए। तो नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल सुबह एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।